नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड सचिवालय सहायक के अलावा अन्य पदों की भी वैकेंसी आ चुकी है। कुल 2187 पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए हमने अपने एजुकेशन की 86 वाले चैनल पे सारा डिटेल आपको बताया है। सर्टिफिकेशन को भी लेकर सारी डिटेल आपको बताई है हमने। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस परीक्षा का फॉर्म भरने में कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ छात्र के डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके उठे हैं कि अगर हमारे पास 2020 का सर्टिफिकेट है या 2019 का सर्टिफिकेट है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो ही आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि यहाँ निवास प्रमाण पत्र होता है, तो आप जनरल कैटेगरी वाले छात्र भी फॉर्म भरने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए मैं इसके बारे में सारा विवरण दूंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही सारी डिटेल बताऊंगा और आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ से मैं क्लियर करूंगा। आप सभी को बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा का प्रारंभ से ही प्रारंभ करना होगा, तब जाके आपका जो है पीटी क्लियर होगा। और कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है हमारा हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सिलेबस है और क्या हमारा मेंस का सिलेबस है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से बुक, वो 3 बुक आपको अलाउ किया गया है जिससे कि आप परीक्षा हॉल में लेकर जा सकते हैं। वो कौन कौन सा बुक है जिसे आपको अपने पास अभी से ही रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि आपको जी हाँ ये बुक ले जाकर फ़ायदा हो सके। चलिए इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके ऊपर चर्चा होगी जो कि सबसे ज़्यादा सवाल आपके आ रहे हैं, यानी कि आरक्षण को लेकर। जो छात्र आरक्षण में नहीं है यानी कि जनरल कैटेगरी में है, वो भी समझ लें इस चीज़ को। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरते समय आपने बताया कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप भी फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि देखिए अगर आप बिहार से हैं, स्थायी निवासी यहाँ के, तो आपको ये जो है इसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट कब इसको निर्गत किया गया था और प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा फॉर्म भरते समय। क्योंकि मैं फॉर्म भर के जो बताया हूँ वीडियो, उस वीडियो में भी ये चीज़ आपको अपडेट किया हूँ, जिसे कि काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आप लोग का सवाल आ रहा था कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मुझे अभी डालना है क्या? तो नहीं, ये सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर और तिथि आपको यहाँ पे निर्गत करनी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी एसटी कैटेगरी हो, अगर आप आते हैं या पीएच कोटे की कैटेगरी से हैं, आप दिव्यांग कोटे से, और अगर आप इसमें दावा नहीं करते हैं किसी प्रकार के परिस्थिति का, तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसे सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जब फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा, तो उस चेक बॉक्स में ही स्टार्टिंग में आपसे बोला जाएगा कि आप टिक कीजिए यहाँ पे कि आप किस कैटेगरी से हैं। तो अगर आपने मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से अभी और आपका जो सर्टिफिकेट है अपलोड नहीं करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी तब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, समझ गए। लेकिन फॉर्म भरते समय आपसे एक चीज़ जरूर मांगा जाएगा, जो कि बिहार राज्य के अगर बाहर से नहीं हैं आप और बिहार के स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, तो उसका नंबर आपसे मांगा जाएगा, तिथि मांगा जाएगा कि कब का निर्गत है, तथा निर्गत करने वाले जो प्राधिकार है उसका पदनाम यानी कि आरओ का है, सीओ का है या एसडीओ लेवल का है ना। तो ये आपको जो है यहाँ पे बताना होगा, जिसे कि काउंसलिंग के समय भी लेकर जाना अनिवार्य होगा। तो एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। अब जो भी छात्र किसी भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये जरूरी है बनवाना। 17 मई से पहले बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा बिना कुछ भी समझे सोचे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर एक छात्र का क्वेश्चन था यहाँ पे कि मेरे पास 2019-2020 का बना हुआ ये सर्टिफिकेट है, क्या ये वैलिड होगा?
देखिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होंगे अगर पुराने बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग के पास पुराना डॉक्यूमेंट्स है तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और कह दिया गया है, इस बात को आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या श्रेणी के अभ्यर्थियों के आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जब काउंसलिंग होगी तब 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में आपको एक फॉर्म भर के ले जाना होगा, जो कि 18B का ये फॉर्म है। देखिएगा ये 18B फॉर्म है जो कि आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ दिया गया है। ये स्व घोषणा समर्पित करना होगा, वो 18B का फॉर्म कहीं भी मिल जाएगा आपको। ये आपको बताना होगा कि मेरा पुराना है और काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्व घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आपका अगर 1 वर्ष से पुराना है डॉक्यूमेंट्स तो आपको 18B का ये फॉर्म भरना होगा। सुन लिया, किसी भी कैटेगरी में, ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, EWS हो या SC ST हो या OBC हो। ये आपका दूसरा सवाल का जवाब है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को 18B का फॉर्म जो है वो आपको देना पड़ेगा कब? काउंसलिंग के समय, जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। लेकिन एक बात और एक छात्रा का था कि वो अपने जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो अपने पति के घर रहती हैं, तो क्या वो पति के घर से ही अपना सर्टिफिकेट सारा बनवा सकती हैं? तो नहीं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का होना चाहिए और पता से निर्गत होना चाहिए, ठीक है, पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के घर का। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये आपका तीसरा सवाल यहाँ से समाप्त होता है दोस्तों। इन आरक्षण को लेकर मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और एक एक सवाल का जवाब का यहाँ से मिल जाएगा। आरक्षित कोटि अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन करते समय संबंधित कॉलम में करेंगे। यानी कि किस जाति से आप हैं उस जाति को देख लीजिएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन है देखने के लिए कि आप किस जाति से और किस कैटेगरी में आते हैं, OBC हैं, AWS हैं या SC ST हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार के निर्गत वंचित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास भौतिक रूप से ये सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो बस अपलोड वगैरह कुछ नहीं करना है, ना ही इसके अपडेट देने हैं, बस आपको देखने के लिए जो भी प्राधिकार के रूप में निर्गत वंचित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, कोई गलती मत कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाद में इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा। मान लीजिए कि आप BC कैटेगरी में फॉर्म भर दिए, ओके, आपके पास BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाया, OBC का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? अनारक्षित में, यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा अब यहाँ से। अब देखिए, अब अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के छात्रों के लिए यहाँ पे अपडेट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अब ये जो पदाधिकार हैं CO लेवल हैं, RO लेवल हैं या SDO लेवल हैं, आपको इन तीनों ही लेवल से आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है ना। जाति स्थायी प्रमाण पत्र मान्य आपका होगा, जो कि ये लोग बना के सिग्नेचर करके जो दे रहे हैं यही होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग में देना होगा, ठीक है। अभी कोई अपडेट नहीं देना है, सिर्फ स्थायी निवास पे आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है और डेट डालना है और किस लेवल से बनाए हैं, CO RO या SDO लेवल से वो बताना है। ये 3 चीज़ें ही यहाँ पे देनी है किसी भी कैटेगरी में। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और यही सवाल आप लोग के बहुत सारे नीचे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, इसलिए इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो भी छात्र हैं स्थायी अधिवास राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देंगे तभी, यानी कि अब देखिए NCL का जो सर्टिफिकेट है उसमें एक कॉलम आएगा, आपसे पूछा जाएगा OBC NCL से आप बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा यस, तो यस कीजिएगा, आपके पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास भौतिक
रूप में उपलब्ध अनिवार्य है। सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए 17 मई से पहले, चूंकि भौतिक यानी कि फिजिकल रूप में आपके पास होना चाहिए, फिजिकली आपके हाथ में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं, फिजिकली, जिसके निर्गत संख्या, तिथि और सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। अब देखिए, जो छात्र ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन जो संख्या है वो और उसके ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में उसको अंकित करना है, डालना है, और वही सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा। अब देखिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के द्वारा आवेदन अंकित क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराना क्रीमी लेयर रहित है प्रमाण पत्र, इसकी स्थिति में विहित प्रपत्र 18B यानी कि आपको एक फॉर्म है 18B जो स्व घोषणा समर्पित करना होगा। अगर 1 साल से पुराना का ओबीसी एनसीएल है तो नया बनवाने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर पुराना भी है तो काम चल जाएगा। अगर नया बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा, समय है तो, लेकिन अब समय है नहीं, बहुत कम समय में, और इतना जो छात्र पूछ रहे थे कि भैया इतना कम समय में नहीं बन पा रहा सर्टिफिकेट हमारा, तो उनका ये जवाब है, ठीक है। आपको सिर्फ उस समय काउंसलिंग के समय 18B का फॉर्म भरना होगा। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो बनवाइए, अगर पुराना वाला है तो मत बनवाइए, 18B वाला एक फॉर्म भर के आप काउंसलिंग के समय ले जा सकते हैं। ये बात यहाँ पे साफ साफ कह दी गई है, अब इस पे सवाल मत कीजिएगा। काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, ये भी जो 18B वाला फॉर्म है, समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी का आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप एग्जाम से ही बाहर हो जाएं, क्योंकि क्या होगा कि आप फॉर्म भरे हैं वो तो आप भरे हैं ओबीसी लेवल से, है ना, और आपको अगर ओबीसी की कैटेगरी में आकर ही आपका चयन हुआ है, ठीक है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर हाँ, आपका नंबर ज़्यादा होगा तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कि अगर आप फाइट में जनरल कैटेगरी के जैसा नंबर लाते हैं तो आप भले ही उस समय आगे हो जाएंगे, उसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर कम नंबर आया है और ओबीसी कैटेगरी में आगे सिलेक्शन हुआ है तो फिर आपका चयन यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो आरक्षण का दावा करने वाले विहित महिला जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें यहाँ से। दिव्यांग कोटे के छात्र भी अपना सारा सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, पुराना सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा यहाँ पे उनका, ठीक है। लेकिन अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत अवधि के बाद नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा, तो इसको रिन्यूअल करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस बात का अपडेट यहाँ से दिया गया, जो पीएच कोटे से आते हैं छात्र, मैं उनके लिए बता दिया। योजना सहायक और अंकेक्षक का जो पोस्ट है ये बहु दिव्यांग के लिए पद निर्धारित है। बहु दिव्यांगत का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017 यानी कि राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी रूल 2017 में वर्णित पर पत्र संख्या फॉर्म नंबर 6 को यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सिग्नेचर करा के ले जाना होगा। कब? जब आपका काउंसलिंग होगा तब। तो यहाँ पे फॉर्म 6 भरना है, जो पीएच कोटे से छात्र आते हैं उनके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो चलेगा। स्वतंत्रता सेनानी और नाती पोते जो हैं रिलेटेड, उनको यहाँ पे 2% का आरक्षण मिलता है भाई। तो अगर आप इसमें आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, और ये भी सर्टिफिकेट जो है 30 अगस्त 2016 के साथ संलग्न करके विहित प्रपत्र के साथ ही आपका मैच करना चाहिए। ये बात यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट दोस्तों आपको आरक्षण को लेकर। अब यहाँ पे फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आइए कुछ अपडेट अब देते हैं आपको इनके परीक्षाओं को लेकर। देखिए, परीक्षा जो होगा बिहार एसएससी सीजीएल 3rd का, यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं कि 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला फेज है आपका पीटी का और दूसरा फेज है आपका मेंस का। पीटी में दोस्तों आपका जो एक पेपर होगा वो होगा 150 नंबर का, यानी कि 150 क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स है वो 4 नंबर है, यानी कि 600 जो है आपका यहाँ पे मार्क्स का एग्जाम होगा, 600 मार्क्स का। हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर काट लीजिएगा। 4 नंबर मिलेगा तो 1 नंबर काटा जाएगा गलत पे। तो समझिए कि 1/4 जो है यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग है। समझ गए आप? मतलब कि 4 नंबर मिल रहा है एक सवाल पे, है ना। और अगर आप 4 सही, मतलब मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो 40 नंबर हो तो गया आपका यहाँ से। लेकिन
अगर आप 20 क्वेश्चन बनाए, मतलब कि 10 क्वेश्चन पे 40 नंबर मिल गया और 20 क्वेश्चन पे मान लिया आपने बनाया और 20 में से 10 गलत हो गया, है ना, 20 में से 10 गलत हो गया, तो भाई कितना हो गया, 20 में से अगर हम 10 गलत कर दिया हर सवाल पे तो 1 नंबर कटेगा, तो 20 नंबर ये पूरा कट गया, तो बचा कितना, तो मात्र 20 नंबर। यानी कि 20 क्वेश्चन जब बनाइएगा, है ना, बनाइएगा आप, तो 20 में से आपका 10 सही और 10 गलत हो रहा है, तो आपको मात्र 20 ही नंबर मिलेगा। यानी कि समझ गए, यहाँ पे 1/4 जो है आपका जो है नंबर कटेगा, निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए खंड वाइज यहाँ पे दिया गया है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी। तो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी की बात करें तो 75 क्वेश्चन होंगे, यानी कि देखिए आपका स्कोर यहाँ से करना जरूरी है। अब इसकी तैयारी में आप लोग कई सालों से लगे हुए हैं, बिहार दरोगा दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं छात्र, तो ये तैयार है। आपका फोकस करना है आपको किस पे, खंड ख पे, जहाँ पे सामान्य विज्ञान और गणित का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसको समझिए पैटर्न को, जनरल नॉलेज में आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ से, और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, और तीसरा जो है कि इंडिया और नेबर कंट्रीज से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जनरल नॉलेज में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, और उसके अलावा करंट इवेंट भी होगा, जो कि आपके पड़ोसी मुल्कों के साथ जो संबंध है, या कोई भी हमने अगर एमओयू पे हस्ताक्षर किया है किसी चीज़ को लेकर, या कोविड-19 को लेकर, या फिर अन्य किसी भी तथ्य को लेकर, यहाँ पर करंट इवेंट जो कि हमारे नेबर कंट्रीज के साथ हुए हैं इंडिया का, वो सवाल होंगे। इकोनॉमिक, जो भी भारत की अर्थव्यवस्था है और देश विदेश की अर्थव्यवस्था है, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्कों की, जैसे कि अभी श्रीलंका का हालत खराब है, नेपाल का हालत खराब है, भूटान का हालत खराब है, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। बिहार स्पेशल प्रश्न होंगे, बिहार स्पेशल में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जाएगा, बिहार का बजट पूछा जाएगा, बिहार का यहाँ पे जनगणना भी पूछी जाएगी। तो इन सभी को पढ़ के आपको जाना होगा। और पॉलिटिकल व्यू जो भी है भारत के प्रति या भारत के राज्यों और उनके पड़ोसी मुल्कों के प्रति, ये आपको याद रखना होगा, पढ़ना होगा। तो ये हमारे टॉपिक हो गए दोस्तों इन 75 प्रश्नों का, जिसका सीरीज हम आप तक प्रारंभ करेंगे बहुत ही जल्द। 50 क्वेश्चन का सेट जीके जीएस का होगा जल्द ही आपके पास, या 75 क्वेश्चन का होगा, ये कंप्लीट होगा। बाकी जो दूसरा खंड है आपका, जिसमें कि सामान्य विज्ञान होगा, ये आपका जो है सेट, आपको बता दें कि ये 25 नंबर का होगा। अब 25 क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे, 25 क्वेश्चन होगा, नंबर नहीं, 25 गुना 4 कर लेंगे तो 100 नंबर होता है यहाँ पे। तो 25 जो क्वेश्चन है इसमें गणित भी होगा और सामान्य विज्ञान से संबंधित भी होगा। अब जो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। अब इसमें आपका जो है गणित वाला जो सेक्शन है, ये है आपका संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न संख्या के बीच का संबंध, अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात यानी कि रेशियो, औसत यानी कि एवरेज, और एसआई सीआई यानी कि ब्याज और लाभ हानि से प्रश्न आपके होंगे। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है ये 25 नंबर टोटल पूछा जाता है, और ये जो खंड ख का ये सामान्य विज्ञान है, ये जीएस पेपर आपके इन 75 क्वेश्चन में ही शामिल होगा, है ना, जीके और जीएस में ही इसको शामिल किया जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके होंगे जीके से और 25 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस यानी कि साइंस से, और ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ से, यानी कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन और ये 25 हो गए 100 क्वेश्चन। अब बचा यहाँ पे दोस्तों 50 नंबर, यानी कि 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से होंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कि रीजनिंग वाले प्रश्नों को हमें ज़्यादा करना होगा? बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस बनाइए। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एजम्पशन, सॉल्यूशन, फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का पूरा पैटर्न आपको पढ़ना होगा। लेकिन एसएससी लेवल पे जो भी सेंट्रल एसएससी अगर आप लोग देते हैं या छात्र दिए होंगे, नहीं भी दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे वो प्रश्न दिखलाऊंगा आपको क्यूज के दौरान, और आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से सेट लगाना चाहिए। कुछ मैथमेटिकल सीरीज आ जाता है एग्जाम में, कुछ नंबर सीरीज सिटिंग अरेंजमेंट जो कि वन लाइनर होते हैं या फिर टेबल वाले होते हैं, उस तरह सिटिंग अरेंजमेंट होंगे। तो ये 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ से, 50 क्वेश्चन यानी कि 50 चौका 200, यानी कि 200 मार्क्स के यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं। तो स्कोरर तो है, लेकिन टाइम टेकन भी हो सकता है ये।
अगर ज़्यादा उलझाया तो। यहाँ पे बात करेंगे मेंस के पैटर्न की, तो आपका एक हिंदी का पेपर होगा जो कि 100 एमसीक्यूज़ होंगे, और यहाँ भी हर क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा 4 नंबर का होगा, लेकिन 30% ला के आपको यहाँ पे है ना 30% सॉल्व कर लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, जैसे बिहार दरोगा में होता है। जब जीएस पेपर 2 देंगे आप, उसमें 150 प्रश्न होंगे, और पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल पीटी की तरह ही होगा, 600 मार्क्स का होगा, और ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा आपका। सैलरी की बात कर ले दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है अभी यहाँ पे। लेवल 7 सीपीसी के तहत आपको लगभग 44,900 की सैलरी आपको अपग्रेड की गई है, जो कि बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में भी दिया गया है आप लोगों को। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 18 से लेकर 37 साल तक का है यहाँ पे, है ना। 18 से लेकर 37 साल तक के छात्र जो हैं आवेदन कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी में। अदर कैटेगरी वाले छात्र भी छूट है उनको। ओबीसी में 3 साल का छूट है, महिलाओं को 2 साल और एक्स्ट्रा छूट है। तो इन सभी को लेकर जो है आरक्षण का फ़ायदा उनको मिलेगा, एज क्राइटेरिया को भी लेकर। जो छात्र जनरल में है यहाँ पे थोड़ा से निराश है, क्योंकि जिनको यहाँ पे जो डेट दिया गया है 1 अगस्त 2021 से दिया गया है काउंट करने के लिए, इसलिए बहुत सारे छात्र का यहाँ पे फॉर्म भरना छूट जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ हर किसी को दिक्कत होती है। तो ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमने आपको बता दिया है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मैंने आपको पैटर्न और सिलेबस दोनों बता दिया है, और आप सभी का जो डाउट है इन सर्टिफिकेट्स को लेकर ये भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग कौन कौन से बुक लेकर जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो आपका एनसीईआरटी का बुक, ये कौन बुक होना चाहिए, ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग जो है ना, ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी का, जैसे कि महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी का बुक आता है वो लेके मत चलिएगा, वो नोट कॉपी है, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लेकर जाना है आपको, या बीएसईबी यानी कि जो बिहार बोर्ड जो है टेक्स्ट बुक जारी करता है, वैसे तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है स्कूल में, तो ये लेकर जा सकते हैं। या फिर अगर आप आईसीईसी बोर्ड जो है उसका भी टेक्स्ट बुक लेकर जा सकते हैं। ये 3 बोर्ड का आप टेक्स्ट बुक लेकर जा सकते हैं। कौन सा, तो 10th से लेकर 12th तक का, ठीक है। और इसी पैटर्न पे, चूंकि ये बुक आपके पास होना भी चाहिए, आप लोग अगर बेसिकली पढ़ते हैं एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, है ना, 10th से लेकर 12th तक का, और ये सब बुक पढ़िए। और ये बुक आपको एग्ज़ाम में ले जाने के लिए अलाउ किया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारंभ कर दीजिए अब, और हम लोग आपके लिए वाईटी एजुकेशन पे जल्द ही एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो वो सीरीज़ भी शुरू होगा, और आप लोग के टेलीग्राम पे भी क्यूज़ दिया जाएगा, तो जल्द वहाँ भी आप लोगों को नए अपडेट मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।